अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो अच्छे हैं तो करें आज का काम। आज का काम क्या है? पिछले वर्ष के पेपर के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं आप लोग को बोल ही रही हूँ, 10 क्वेश्चंस आप लोग की लाइफ में बहुत या आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। डेली अगर आप 10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे साथ डेली 10 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और आज हमारा डे थर्ड है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उपभोग फलन उपभोग व बचत के बीच के संबंध का वर्णन करता है। उपभोग फलन के दो घटक होते हैं, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। तो उपभोग फलन उपभोग और बचत के बीच के संबंध को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं दर्शाता। उपभोग का संबंध किसके साथ होता है? इनकम के साथ होता है। ठीक है, तो पहली वाली कथन तो गलत हो गया। उपभोग फलन के दो घटक होते हैं, स्वायत्त उपभोग, प्रेरित उपभोग। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम उपभोग फलन को दिखाएं तो कैसे दिखाते हैं? ए प्लस बी वाई। ए का मतलब क्या होता है? स्वायत्त उपभोग, वह उपभोग जो आय के न्यूनतम स्तर पर भी किया जाता है। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित, जो आय के बढ़ने के साथ साथ जो उपभोग बढ़ता है, जो आय पर निर्भर करता है। तो इसके दो घटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कथन फर्स्ट असत्य है और कथन दो जो है सत्य है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का एक लाभ नहीं है। इनमें से कौन सा एक लाभ नहीं है? ये स्थिरता को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है, इसके नाम में ही है। सरकार क्या करती है स्थिर विनिमय प्रणाली में? पहले से ही विनिमय दर को निर्धारित कर देती, तो स्थिर रहता है। विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी पर रोक लगाना, बिल्कुल सही बात है। सट्टेबाजी की, क्योंकि पहले से ही जब स्थिर हो गया तो सट्टेबाजी की क्रियाएं कैसे होंगी? हो ही नहीं पाएंगी। समष्टि अर्थशास्त्री नीतियों का समन्वय सुविधाजनक हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब आपका विदेशी विनिमय दर स्थिर रहेगा तो समष्टि अर्थशास्त्र अपनी नीतियों को अच्छे से बना पाएंगे। तो ये तीनों के तीनों तो लाभ हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ये लाभ नहीं है, जैसे कि विदेशी मुद्रा के अल्प या अधि मूल्यांकन की संभावना। ये बिल्कुल होता है, कभी कभार सरकार ही जानबूझ के क्या कर देती है? अल्प या अधि मूल्यांकन कर देती है, जिसको हम कहते हैं ना, वो हो जाता है करेंसी को, करेंसी के मूल्य को जानबूझकर कम कर देती है। किसके? करेंसी, विदेशी करेंसी के। तो ये इसकी क्या है? डीमेरिट है, यानी कि ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पहचानिए कि इनमें से कौन भारत के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। देखो, अभी आपको जब मैं क्वेश्चन करा रही तो दो पक्ष तो समझा देती हूँ। एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। हिंदी में भी इनको क्रेडिट और डेबिट ही हम यूज करते हैं। देखो, क्रेडिट मतलब कुछ मिलना, जब हमें कुछ मिल रहा है। जैसे अगर आपने एक मैसेज पढ़ा अपने पेरेंट्स के फोन में, तो आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है, तो लिखा तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस। आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आ गई है, तो मतलब आपको कुछ मिल गया है। डेबिट का मतलब होता है, मान लो आप ही गए शॉपिंग करने, आपने डेबिट कार्ड यूज किया, आपके अकाउंट में फट से मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड दिस, पैसे इतने कट गए। तो डेबिट मतलब आप कुछ दे रहे हैं, क्रेडिट मतलब आपको कुछ मिल रहा है। तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंग्लैंड में से एक परिवार द्वारा प्रेषित धनराशि। इंग्लैंड में भारतीय कोई रहता है, उसने अपने परिवार को कुछ पैसे भेज दिए, तो पैसे भेजे तो कुछ मिल गया। विदेशों में परिसंपत्तियों में भारतीय द्वारा निवेश। अब विदेश में परिसंपत्तियां, उसमें भारतीय ने निवेश कर दिया, तो निवेश किया तो कुछ पैसे दिए, तो दिए तो क्या हो जाएंगे? ये डेबिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी के अंशों का क्रय। अब किसी अमेरिकन ने हमारी कंपनी के अंश यानी कि शेयर्स खरीद लिए, तो क्या होगा? हमें तो कुछ पैसे मिले ना, तो क्रेडिट है। भारत में मसालों का निर्यात, भारत में ने मसालों का निर्यात किया तो पैसे मिले, तो क्या है? क्रेडिट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है भुगतान संतुलन खाता, जिसके दो खाते होते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। अब आपको बताना है चालू खाते में क्या क्या है। वस्तुओं में व्यापार, वस्तुओं में क्या? व्यापार। तो वस्तुओं में अगर व्यापार देखेंगे, अब जरा देखते हैं वस्तुओं में व्यापार। अब इधर पे क्या आएगा? इधर पे क्या आएगा? सेवाओं का व्यापार। एक होता है वस्तुओं का व्यापार, एक होता है सेवाओं का व्यापार।
तो सेवाओं का व्यापार सही आंसर है। बाकी अंतरण भुगतान, जिसको हम एक तरफा भुगतान भी कहते हैं, ये तीनों चालू खाते के मुख्य भाग हैं। बाकी जो आप देखेंगे ये सब किसके भाग है? पूंजी खाते के। निवेश, बाहरी ऋण, बाहरी सहायता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राष्ट्र का आर्थिक क्षेत्र व राजनीतिक सीमा एक ही होते हैं? भारत में अमेरिकी दूतावास भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक सीमा बिल्कुल अलग अलग है। आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक सीमा एक चीज नहीं होती। पहली वाला कथन क्या है हमारा? गलत है। भारत में अमेरिका दूतावास भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अमेरिकी दूतावास भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका के अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो दोनों कथन गलत हैं। तो दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा वह वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा ने आवश्यकता के दोहरे सहयोग की समस्या को हल किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही बात है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है और मुद्रा ने दोहरे सहयोग की समस्या को क्या किया है? सॉल्व किया है। तो पहला कथन और दोनों कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि काल्पनिक अर्थव्यवस्था में स्वयात उपभोग 500 करोड़ है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। तो आपको बताना है बचत फलन कितना होगा। देखिए, बचत फलन निकालने के लिए पहले हम जरा उपभोग फलन देख ले। ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसी से हम देख लेते हैं हमारा बचत फलन माइनस ए। माइनस ए क्यों लिखा? क्योंकि ये स्वयात उपभोग का मतलब क्या है कि आय जब शून्य थी तो हमने कुछ उपभोग किया, तो उपभोग किया ना, तो कहाँ से किया? पुरानी बचत से। तो माइनस ए वो हो गया। अब बी यहाँ पे एमपीसी है, तो हम यहाँ पे किसको लेंगे? 1 माइनस बी वाई को। 1 माइनस किसको लेंगे? बी वाई को। ये क्या होगी हमारी? एमपीएस। चलो आप देखते हैं हमारा कितना है? 500 करोड़ है, तो माइनस इन दोनों ऑप्शन में से होगा। ये कितनी है? 0.8। लेकिन 0.8 क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति कैसे निकलती? इसमें से माइनस कर दो। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अधिकतम मूल्य इकाई हो सकता है। आय के समस्तर पर बचत शून्य होती है। देखो, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अधिकतम मूल्य इकाई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब हो सकता है? जब हमारी एमपीसी क्या हो? 0। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भी आय बढ़ी, आपने उपभोग पे खर्च नहीं किया, आपने बचत कर ली, तो क्या हुआ? 0 हो गया। आय के समस्तर, समस्तर मतलब जब आपकी इनकम आपके उपभोग के बराबर होती है तो उस पर बचत शून्य होती है। बिल्कुल सही बात है, बचत हमारी क्या होती है? शून्य होती है। दोनों कथन सही है, लेकिन ये इसके कारण के साथ कहीं नहीं मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, नकद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, देखो कई, अब आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो हर बार ज्यादातर क्वेश्चन असत्य पे ज्यादा आ रहे हैं। और हम थोड़ा सा ना माइंड को, एग्जाम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो हम इसको पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जा रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ो। तो देखिए जरा, यह मांग व सावधि जमा देनदारियों पर एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नकद भंडार के रूप में आरक्षित रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है। वाणिज्यिक बैंक पर बाध्यकारी नहीं होता। भाई बाध्यकारी क्यों नहीं होता? होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को रखना ही पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में साख के निर्माण को नियत करने में प्रयुक्त एक उपकरण है। बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आय का संतुलन स्तर तब निर्धारित होता है प्रत्याशित व्यय व प्रत्याशित उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। क्या होता है प्रत्याशित? मतलब जब हमारी योजित, हम योजना वाला व्यय, प्रत्याशित मतलब क्या है? योजना वाला व्यय और उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आय का संतुलन स्तर उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर समान या असमान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों व्यय क्या है? योजनागत व्यय है, हमारे वास्तविक व्यय नहीं है। तो दोनों कथन सही है और एक कारण भी उसके हिसाब से सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस करी और आपकी तैयारी में एक अलग लेवल बढ़ा है। तो
मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।